Everybody and welcome to my channel Tansuman Classes. I am Suman ma'am and today we read chapter number 2 Inside Our Earth यानी क्लास 7। हम आज पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी जो है, हमारा जो अर्थ है वो अंदर से कैसा दिखता है, अंदर से उसमें कैसी चट्टानें हैं, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, ये सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द अर्थ इज़ अबाउट 460 करोड़ ईयर्स ओल्ड। आप सबको पता है कि अर्थ जो है वो बहुत ही पुराना ग्रह है और पृथ्वी जो है वो एक गतिशील ग्रह है ना। इसके अंदर और बाहर बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग कैसा होगा, यानी इसका इनसाइड द अर्थ, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा है? और कभी ये सोचा है कि हमारी धरती के नीचे पता नहीं क्या क्या है, हमारी धरती स्टेबल क्यों है और ये किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है? तो ये आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे कि हमारी धरती है भाई, वो बाहर से तो हम देखते हैं लेकिन अंदर से उसका स्ट्रक्चर कैसा है, अंदर से वो कैसी दिखती है, अंदर उसके क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज हम इसी बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, please like and subscribe my channel and press the bell icon also. Let's start the topic. The earth is also 460 करोड़ years old. जो हमारी पृथ्वी है, जो धरती है, जो अर्थ है, वो 460 करोड़ साल पुरानी है and its surface has been undergoing changes throughout these years. और जैसा कि आप सबको पता है कि हम बहुत जल्दी हमारी जो अर्थ है, मदर अर्थ है, उसको चेंज करते जा रहे हैं। अब उसमें बहुत सारे चेंजेस हमने ला दिए हैं और हम उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं। आप एक इमेजिन करिए कि हमारा जो अर्थ है वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द इनसाइड, जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है जिसके अंदर इनसाइड क्या है वो हमें थोड़ा कम पता है। क्यों कम पता है, लिमिटेड पता है? क्योंकि अंदर बहुत सारी चट्टानें हैं, अंदर बहुत ही गर्म है, तो वहाँ हमारा जाना पॉसिबल नहीं है। सो अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज डन बाय द जियोलॉजिस्ट्स, यानी हमारा जो डिटेल स्टडी करते हैं हमारे अर्थ के बारे में, जो हमें बताते हैं और उसके बारे में जो स्टडी करते हैं, उन सबको हम जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है। द एलिमेंट्री नोन अबाउट द अर्थ सर्फेस इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड चेंजेस टेक प्लेस टू सर्फेस ऑफ द अर्थ। यानी अब हमें सबसे पहले ये पढ़ने की ज़रूरत है कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो सतह है, सर्फेस ऑफ द अर्थ जो है, वो सबसे पहले किससे बना हुआ है। सबसे पहले उसकी जो परत है, सबसे पहले जो उसकी लेयर है, वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। और फिर हमें ये समझने की ज़रूरत है जो अर्थ है उसके अंदर टेम्परेचर कैसा है, वो टेम्परेचर कोल्ड है या हॉट है, या डेप्थ है तो कितनी है। आज हम पढ़ते हैं कि ये जो महाद्वीप है, जो साहित्य में हम अगर देखते हैं 35 किलोमीटर एंड समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक ही है। ठीक है, यानी जो सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वहाँ पे बहुत पतली सी परत है। ठीक है, और महाद्वीप जो है हमारा वो सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से मिलकर बना हुआ है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, है ना, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे जो मदर अर्थ है उसको सिलिका तथा एल्युमिनियम कहा जाता है। यानी महासागर के मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बने हुए हैं जो हमारे महासागर हैं, है ना, जो हमारे ओशंस हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हमारा जो अर्थ का इंटीरियर है, अर्थ का जो अंदर का सेंटर है, वो कैसे बना हुआ है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि टेम्परेचर इनसाइड इंक्रीजेज विद द डेप्थ, यानी जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। एंड द टेम्परेचर एट द सेंटर इज एस्टिमेट अबाउट 5000 डिग्री सेल्सियस। और जैसा कि हम अनुमान लगाते हैं कि ये 5000 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल टू एक्सेस डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, और ये बहुत मुश्किल है कि हम हमारे अर्थ को अंदर जाके उसको एग्जामिन कर सकें।
So most of our knowledge is about the earth surface, and structure interior is based on the density and of material and the behavior of the earthquake waves. यानी हमारे इसका स्ट्रक्चर और इसका इंटीरियर समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसके डेंसिटी जो होती है, घनत्व जो होता है, उसके बारे में रीड करते हैं कि पहले भाई जो हमारा अर्थ है उसका डेंसिटी कितना है, पहले तो ये हमें मालूम करना होता है। फिर ये देखते हैं कि अर्थक्वेक यानी जो भूकंप आता है ना। अब जो भूकंप आता है उसको समझने की ज़रूरत होती है। अब भूकंप कैसे, भूकंप की जो रेडियो तरंगी किरणें आती हैं उसके द्वारा उनसे हम अनुमान लगाते हैं, अंदर से जो वेव्स आती हैं उनके द्वारा हम अनुमान लगाते हैं कि अंदर कैसा चीज़ होगी, अंदर कैसे मेटल्स होंगे, ठीक है। और वेव्स रिवेल दैट द अर्थ बिहेव लाइक अ सॉलिड बॉडी अप टू द डेप्थ ऑफ अबाउट, अब आपको कितनी गहराई होगी, 2900 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस, यहाँ तक अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज अबाउट 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी इसकी जो डेंसिटी है, इसका जो घनत्व अगर मैं बात करूं तो ये कितना है, 5.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। यू मस्ट लर्न दिस, आपको ये लर्न होना चाहिए, बिकॉज अर्थ इज नॉट अ कंपोज्ड यूनिफॉर्म मटेरियल, और अर्थ जो है वो हर जगह एक जैसा मटेरियल नहीं मिलता है, अर्थ में बहुत अनइवन तरीके से मटेरियल मिलते हैं। तो मटेरियल ऑफ द इनर लेयर इज हैवियर देन दैट ऑफ द आउटर लेयर, जो हमारी आउटर लेयर है इससे जो हैवी मिलते हैं, क्या मिलते हैं, मटेरियल, कहाँ, अंदर की तरफ। सो द डेंसिटी ऑफ द रॉक इंक्रीजेस टूवर्ड्स द सेंटर, और सेंटर से यहाँ की जो डेंसिटी है वो रॉक्स के साथ इंक्रीज करती जाती है टूवर्ड्स द सेंटर। अब स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ते हैं। आपने देखा है प्याज है ना, हम जब प्याज ऑनियन जो होता है उसको जब हम छीलते हैं तो एक छीला पील करते हैं, जब है ना ऐसे छीलते हैं, तो आपने एक छीला फिर दूसरा छीला, यानी प्याज जो है अगर उसको परत दर परत अगर हम हटाते हैं, प्याज को एक पृथ्वी के तौर पर ही आप सोच के देखिए कि कैसे अगर आपने फर्स्ट एक लेयर हटाया, फिर सेकंड हटाया, फिर थर्ड हटाया, है ना, अंदर जाके आपको प्याज का पूरा पता चल जाता है कि अंदर से कैसा है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हम स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को अगर समझना चाहें तो अर्थ में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। अब वो बहुत सारे स्ट्रक्चर क्या है, पृथ्वी को अलग अलग शेल से बनी हुई है। अब पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने के लिए आप ये देखिए अलग अलग खनिज मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग रंग आते हैं, अलग अलग इसका गठन होता है। तो 3 तरीके से बेसिकली हम 3 टाइप ऑफ कॉन्स्टेंटिक लेयर जिससे कि हम इसमें डिवाइड करते हैं। अब कौन कौन सी है, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिंग डेंसिटी एंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक, यानी रॉक्स की अलग अलग प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, और साथ ही साथ में इसकी जो रॉक्स हैं इन सब को ध्यान में रखते हुए हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, देखिए, द फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट, ठीक है, तो क्रस्ट कौन सी हुई, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। फिर मैंने मैंटल दिया, अब मैंटल जब दिया तो क्रस्ट के नीचे वाली लेयर जो है वो मैंटल है, और इनर मोस्ट जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, कोर। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे लुक एट द डायग्राम फिगर नंबर 2.1। अब लेयर ऑफ द अर्थ को अगर मैं समझना चाहूँ तो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट, ओके, हमें पता चल गया। अब नीचे वाला, क्रस्ट के नीचे वाला मैंने क्या नाम दे दिया, मैंटल। और हम अगर अपनी कन्वीनियंट तौर पे इसको 2 पार्ट्स में वापस डिवाइड भी कर सकते हैं, अपर मैंटल और लोअर मैंटल। अब क्रस्ट, मैंटल और फिर कोर। अब आउटर कोर और इनर कोर वो हमने हमारे सहूलियत के लिए हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्रस्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि भाई क्रस्ट है क्या। तो क्रस्ट जो है वो क्या है बेटा, सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लिथोस्फेयर। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि लिथोस्फेयर वो हिस्सा होता है, जमीन का हिस्सा जिस पे कि हम रहते हैं,
है ना। अब जब हम रहते हैं तो फर्स्ट वाले के किसको क्या दिया हमने, क्रस्ट। अब क्रस्ट होता है वो बहुत ही थिन लेयर में होता है। अपर पास जो क्रस्ट होता है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब अपर पार्ट को अगर मैंने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नाम दे दिया तो इसकी जो गहराई होती है वो 35 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक ये अगर आता है तो ये 35 किलोमीटर है, ठीक है। अब लोअर पार्ट इज ऑल्सो ओशनिक क्रस्ट। अब मैंने जैसे सभी को अपर लोअर के नाम से जाना है, ठीक उसी तरीके से क्रस्ट को भी मैं 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड करती हूँ तो अपर पार्ट और सेकंड वाला लोअर पार्ट। अब लोअर पार्ट जो है वो भी 5 किलोमीटर थिक है, यानी 5 किलोमीटर नीचे गहराई तक है, मोटा है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड ऑफ द सिलिका एंड एल्युमिनियम। और जैसा कि आपसे मैंने पहले भी बात करी है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किससे मिलकर बना हुआ है, सिलिका और एल्युमिनियम। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सियाल, और जिसको कि हम सियाल के नाम से जानते हैं। अपर मोस्ट की बात कर रही हूँ मैं ये, ठीक है। और ओशनिक क्रस्ट है अगर मैं बात करूं तो सिलिका प्लस मैग्नीशियम, यानी साइमा, सीमा जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए SI, सिलिका का शॉर्ट फॉर्म मैंने दिया SI तो SI लगा दिया। एल्युमिनियम का मैंने AL ले लिया तो ये क्या बन गया, सियाल। ठीक उसी तरीके से SI मैंने ले लिया सिलिका का और मैग्नीशियम का MA ले लिया तो ये मैंने बना दिया सीमा, ठीक है, साइमा जिसको नाम बोलते हैं। अब एवरेज डेंसिटी जो है इस क्रस्ट की अप्रॉक्स ये मैं मानूं तो 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। और आउटर क्रस्ट जो होता है वो सॉइल होता ही है जहाँ पे हम रह रहे हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ मोस्ट ऑफ द मिनरल्स, जहाँ पे कि बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही खास मिनरल्स मिलते हैं। डन, ऑल क्लियर, ओके। अब सेकेंड पार्ट जो है मैंटल। अब मैंटल जो है इट जस्ट बैंड द क्रस्ट इज अ 2900 किलोमीटर्स थिक, यानी 2900 किलोमीटर थिक है ये। एंड लेयर इज कॉल्ड द मैंटल, जिसे कि हमने मैंटल का नाम दिया है। ओके डन, गुड। फिर क्या है, इट स्लाइस बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर। हाँ, ये क्रस्ट और मैंटल जो होता है वो क्रस्ट और कोर के बीच का हिस्सा है, इसीलिए तो हमने मैंटल नाम दे दिया इसको। And it is made up of dense and heavy material such as iron and magnesium। और ये बहुत ज़्यादा डेंस और हैवी मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, आयरन और मैग्नीशियम से बना हुआ है ना, इसलिए हमने इसको हैवी मटेरियल का नाम दे दिया। डेंस है ये। एवरेज डेंसिटी इसकी कितनी है, 3.5 ग्राम से लेकर 5.5 ग्राम। और जो टेम्परेचर होता है, जैसा कि हमने बात करी कि जो क्रस्ट है, अब क्रस्ट जो है वो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है, लेयर है, तो वो थोड़ी ठंडी है। लेकिन जैसे जैसे हम धरातल से अंदर की तरफ जाते हैं तो गर्मी बढ़ती जाती है। तो गर्मी यानी द टेम्परेचर इन द मैंटल इज वेरी हाई एंड मैग्मा इज फाउंड इन दिस लेयर। अब मैग्मा जो है वो इस लेयर में मिलता है। और जैसा कि आपको पता है जब अर्थक्वेक आता है तो उसमें से मैग्मा मोल्टन फॉर्म में मिलता है, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में निकलता है वो साथ में, ठीक है, ओके। अब कोर क्या है, मैंटल हमने रीड कर लिया, क्रस्ट हमने रीड कर लिया। अब कोर क्या है, जो सबसे इनर मोस्ट जो होती है, यानी मैंटल के नीचे वाला हिस्सा। अब core lies between the mantle and around the center of the earth. It is also known as the barosphere. Okay, done. The average radius of the core is about 3500 kilometers. यानी जो एवरेज रेडियस इसका कितना है, 3500 किलोमीटर्स। और ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये मिलकर बना हुआ है निकल और आयरन, जो बहुत हैवी मटेरियल होता है, इसीलिए हमने इसको नाफे का नाम दे दिया। नाफे यानी NI किसका लग गया, NI लग गया निकल का, और IR
ये देखिए Fe है ना, तो निकल Ni स्टैंड्स फॉर निकल एंड Fe फॉर आयरन, आयरन के नाम से हो गया। अब टेम्परेचर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, अधिकांश यहाँ पे 2200 डिग्री सेल्सियस से लेके 5000 यानी 5000 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर रहता है। ओके डन, ठीक है। अब मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि किन किन मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। क्या मिलकर? क्रस्ट। अब क्रस्ट क्या है? आउटर मोस्ट रॉक है। तो अब क्रस्ट किस चीज से मिलता है? क्रस्ट यानी लिथोस्फेयर यानी अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लेयर। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं कि हमारा जो लिथोस्फेयर है, हमारी जो अपर पार्ट ऑफ द अर्थ है, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। सो द लिथोस्फेयर इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लिथोस्फेयर है वो बहुत सारी चट्टानों से और बहुत सारे खनिजों से मिलकर बना हुआ है। रॉक आर दोज मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, और ये अर्थ क्रस्ट से लिया जाता है। They include not only the hard material such as granite and marble, और जैसा कि बहुत हार्ड, अच्छा आपको पता है ग्रेनाइट बहुत बहुत वो पत्थर होता है, ग्रेनाइट बहुत हार्ड पत्थर होता है, ठीक है, और मार्बल उतना ही सॉफ्ट होता है, ठीक है, जल्दी से टूट जाता है। सो द बट ऑल्सो सॉफ्ट एंड लूज मटेरियल सच एज चॉक, क्ले, सैंड एंड सॉल्ट, और यहाँ पे चॉक, स्ले, सैंड ये भी मिलता है। रॉक आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, और जो रॉक्स होती हैं वो मिनरल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। दे डू नॉट पॉजेस अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जिनकी खुद की कोई डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन नहीं होती है। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस प्रेजेंट इन द रॉक, और जो मिनरल्स जो खनिज होते हैं वो हमें चट्टानों से इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। एंड दीज आर सॉलिड सब्सटेंस, और ये सॉलिड सब्सटेंस होते हैं एंड विच हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जिनकी खुद की केमिकल कंपोजिशंस होती हैं। So a rock in which a particular material mineral is found in the large percentage is also called the ore of that mineral, and mining is the mostly done in those areas where ore occur, और ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग उन एरियाज में होती है जहाँ पे कि माइनिंग पॉसिबल होती है। अब टाइप ऑफ रॉक्स यानी जो हमारा लिथोस्फेयर है वो किस रॉक से मिलकर बना हुआ है। अब जो रॉक्स तो हमने बता दिया कि जो लिथोस्फेयर है वो रॉक से मिलकर बना है, ठीक है, यहाँ पे मिनरल्स भी मिलते हैं, ठीक है, लेकिन रॉक्स किस किस तरीके की होती हैं। अब जो रॉक्स हैं बेटा, वो जो शैल है, ठीक है, जो शैल है पृथ्वी पर अनेक प्रकार के शैलों से बनी हुई है पृथ्वी, है ना। अब पृथ्वी को बनाने के लिए शैल और खनिज जो होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे शैल भी विभिन्न विभिन्न तरीके के आकार के और रंगों के, और इनका विभिन्न प्रकार का गठन होता है, अलग अलग तरीके के होते हैं। अब मुख्य रूप से 3 प्रकार के शैल होते हैं, ठीक है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये होते क्या क्या हैं, किस तरीके के होते हैं। तो आज हम पहले पढ़ेंगे the different types of rocks are formed in different ways, thus they have different characteristics with regard of their composition। यानी मैंने बात करी, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कि ये जो डिफरेंट कलर के होते ही हैं, इनका कंपोजिशन अलग अलग गठन होता है, इनका अलग अलग कलर होता है, इनका अलग अलग आकार होता है इनका, और टेक्सचर कि भाई मुलायम है ये कठोर है, ये भी उसके करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो on the basis of their mode, the formation are major types of divided major types of rocks। अब अलग अलग तरीके की जो रॉक्स होती हैं वो किस किस तरीके की होती है, शैल कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट इज इग्निशियस, इग्निशियस यानी आग्नेय शैल, ठीक है। सेडिमेंट्री, अब सेडिमेंट्री को हम क्या बोलते हैं, शैल, अवसादी शैल, ठीक है। और मेटाफोरिक जो होते हैं, मेटाफॉर्मिक को हम कायांतरित शैल बोलते हैं। ओके गॉट इट। अब आग्नेय शैल जो होते हैं, हमने बात करी इग्निशियस, इग्निशियस यानी आग्नेय, जैसा कि शब्द से पता चल रहा है कि इसमें कुछ न कुछ इस तरीके का होगा कि वो आग से संबंधित होगा, फायर से संबंधित होगा।
तो इग्निशियस, द वर्ड इग्निशियस हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो कि लैटिन शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है फायर। ठीक है, यानी इग्निशियस रॉक जो है वो फायर से मिलकर बनी है। ठीक है, और इसमें फायर से संबंधित क्या है? These igneous rock are assisted with the volcanic eruption, यानी ज्वालामुखी जब निकलता है, फटता है, तो उस समय इसका संबंध होता है। दे आर फॉर्म व्हेन द मैग्मा कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफिकेशन, और जैसा ही वॉल्केनिक ज्वालामुखी फटता है, उसमें से जो मैग्मा निकलता है, और जब वो ठंडा होता है और सॉलिडिफिकेशन में आ जाता है, जब वो वापस ठंडा होकर जैसे मैग्मा अंदर से निकलता है तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, फिर वो ठंडा होता है, और फिर वो वापस कैसा होता है? सॉलिडिफिकेशन में आ जाता है। तो क्या आप जानते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा होता है, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कैसा होता होगा? वास्तव में आग की तरह लाल रंग का मैग्मा निकलता है, जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है, और ये जो लावा होता है पृथ्वी पर जो आता है, तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है उसमें, और इस प्रकार से बने हुए शैल को, इस तरीके से जो शैल बनते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी रॉक्स। गॉट इट? ठीक है भाई, ये तो हमें समझ में आ गया। वैसे टॉपिक इजी है, आप सबको बहुत मज़ेदार लग रहा होगा, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे आप लोग, है ना? द इग्निशियस रॉक्स आर टू टाइप। अब भाई हमने इग्निशियस रॉक को भी, जिससे कि आग्नेय शैल बोलते हैं, इनको भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। चलो ठीक है, कर देते हैं। तो इंस्ट्रक्टिव इग्निशियस रॉक और एक्सट्रक्सिव इग्निशियस रॉक, यानी IN, इन जहाँ लग गया, यानी इन यानी अंदर का, भाई ठीक है, तो इनका अंदर यानी अंतर्भेदीय, अंतर्भेदी यानी अंदर की तरफ का, ठीक है, और एक्सट्रक्टिव यानी बाहर का, बरहवेदी यानी बाहर का आग्नेय शैल। ओके, द रॉक्स कूल बिलो द सरफेस of the earth is called इंस्ट्रक्टिव इग्निशियस रॉक, और जब ये ठंडे हो जाते हैं, धरती पर आ जाते हैं, तो हमने इनको इंस्ट्रक्टिव इग्निशियस रॉक के नाम से बोल दिया। ठीक है, द रेट ऑफ द कूलिंग इज स्लो इनसाइड द अर्थ, और जो अर्थ के अंदर होता है तो इसका कूलिंग जो होती है वो थोड़ी ठंडी होती है, एंड द क्रिस्टलाइज फॉर्म इज कूलिंग इज लार्ज। As examples, such rocks are granite and darolite, यानी कि जो डारोलाइट जो का, अच्छा पता है आपको, इनके जो महीन दाने होते हैं ना, ये बहुत टाइम लेते हैं, लेकिन जब ये अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, तो इस प्रकार से बने हुए ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल भी करते हैं, और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण है, और लेई मसालों का दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल होता है वो ग्रेनाइट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब इग्निशियस रॉक हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इग्निशियस रॉक्स के पास में भी खुद की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो कैसे होती हैं? These rocks are hard and compact, यानी ये बहुत कठोर होती हैं। ठीक है, अवसाद में दबकर ये कठोर होकर शैल परत बनाते हैं। ठीक है, These rocks do not occur the distant beads or strata, यानी इसमें कोई जीवाश्म नहीं होते हैं। अच्छा, These rocks do not have remains of animal or plant, इनमें कोई जीवाश्म नहीं होते, यानी इनमें कोई जानवर या जीवाणु या कोई भी पौधे, ये सब इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, और द रॉक्स डू नॉट अलाउ वाटर टू फॉर्क्लेट द डैम, यानी इन प्रकार के जो शैल होते हैं, ये दाब के कारण ये क्या होते हैं? आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप के दबाव के कारण कायतंत्रित शैल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए, other types are rock of form the igneous rock, valuable minerals such as, अब क्या कौन से मिनरल्स इसमें से निकलते हैं? आयरन, गोल्ड, सिल्वर,
एल्युमिनियम आर फाउंड इन दीज रॉक्स, और इन रॉक्स में से हमें बहुत सारे वैल्यूबल जो मिनरल्स होते हैं वो भी मिलते हैं, जैसा कि गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें। अब भाई सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं, तो मैम ये सेडिमेंट्री रॉक्स क्यों पढ़ा रही है? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स ये हैं जो बारिश है, हवा है, जिसमें प्लांट्स होते हैं, जिसमें एनिमल्स होते हैं, उनकी वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और परमानेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, जैसा कि बहुत सारे रॉक्स होते हैं, वो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, बर्फ के द्वारा, है ना, ये क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, है ना। शैल लुढ़क लुढ़क कर एक दूसरे से टकरा टकरा कर छोटे हो जाते हैं, है ना। जिनके छोटे कण होते हैं उनको हम अवसाद बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जिस तरीके से कठोर शैल होते हैं, जिनमें कि रेत होती है, दाने होते हैं, जानवर होते हैं, और उनके जीवाश्म भी इसमें होते हैं, तो ये क्या होता है बेटा, ये डिपोजिशन हो जाता है। एंड द लूज सेडिमेंट्स आर देन द कंप्रेस ऑफ हार्डनेस फ्रॉम द लेयर ऑफ द रॉक्स, दीज आर सेडिमेंट्री रॉक्स। और हम इनको किस नाम से जानते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड ईदर मैकेनिकली, सैंडस्टोन जो होता है, और केमिकली, और ये केमिकली भी बनाए जाते हैं, जैसा कि सॉल्ट हम बनाते हैं, आर ओरिजिनली कोल, और जैसा कि कोल भी बनता है। These rocks are the most widespread over the 75% of the total land area of the earth। यानी ये रॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं। 75% जो है लैंड का, ये वाली जो रॉक्स होती हैं वो कवर करती हैं। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि भाई रेन है, विंड है, आइस है, एनिमल्स हैं, ब्रेक रॉक्स इनटू फॉर्मेट्स, और इनके द्वारा ये टूटती हैं, और रॉक्स फिर होती हैं हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, बर्फ के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाके जमा हो जाती है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, वो आपको समझने की ज़रूरत है कि भाई इनकी खुद की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आप ये देखिए, दीज रॉक्स आर सॉफ्टन देन इग्निशियस। अब ये इग्निशियस रॉक से ज़्यादा सॉफ्ट होती है। ओके, दीज रॉक्स हैव हॉरिजॉन्टल लेयर्स अरेंज ऑन अबव द अदर, और ये जो हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं इनकी परत दर परत ये ऊपर होती हैं। एंड दीज रॉक्स आर फाउंड अंडर वाटर, और ये कहाँ बनती है? अंडर वाटर, एंड हैव मार्क्स द वेव्स एंड मड क्रैक्स, जिनमें कि ये चट्टानों में क्रैक्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज क्या है, इनमें रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स होते हैं, इनमें प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं, इसीलिए इनको हम फॉसिल्स बोलते हैं। बिटवीन द लेयर्स, यानी जिसमें जानवरों के शैल होते हैं, ठीक है, इसमें साथ ही साथ प्लांट्स के शैल होते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सैंडस्टोन और लाइमस्टोन और कोल इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, है ना, फॉसिल फ्यूल्स के, अपन बोलते हैं ना फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, अब आप आइए नेक्स्ट है मेटाफोरिक रॉक्स। अब मेटाफोरिक जो रॉक्स हैं इसमें क्या है, तो मेटाफोरिक रॉक्स की बात करें तो दीज मेटाफोरिक रॉक्स आर एक्चुअली इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। अब आप ये देखिए कि ये जो इग्निशियस और सेडिमेंट्री हमने पढ़ा है, मेटाफोरिक जो रॉक्स हैं वो इन्हीं दोनों से मिलकर बनी हुई होती हैं, एंड विच हैव बीन चेंज ड्यू टू द एक्साइज हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ। और जो अर्थ है उसके जो ताप होता है, उसका प्रेशर जो होता है, दबाव जो होता है, उसके कारण इसमें चेंजेस आते हैं, और हीट और प्रेशर इसको चेंज करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं, इसका कलर चेंज हो जाता है, हार्डनेस हो जाती है, इसका टेक्सचर जो है कि भाई कठोर है या मुलायम है वो भी चेंज हो जाता है, और मिनरल कंपोजिशन सच चेंज, और इनमें मिनरल कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं? मेटाफोरिक रॉक्स। सो द एक्ट ऑफ द मेटाफोरिक टेक्स 100 ऑफ ईयर, और ये एक ही दिन में चेंजेस नहीं आ जाता है इग्निशियस और सेडिमेंट्री की वजह से, इसमें बहुत साल लगते हैं। सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम लाइमस्टोन कैन चेंज इनटू मार्बल, और जो टेम्परेचर है, टाइम है, इन सब की वजह से जो लाइमस्टोन होता है ना, चूना पत्थर जो होता है,
वो किसमें दबाव और हीट के कारण ये अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। और लाइमस्टोन किसमें चेंज हो जाता है? मार्बल में। और शैल इनटू स्लेट, और ग्रेनाइट इनटू जीनियस, एंड सैंडस्टोन इनटू क्वार्टराइज, एंड सो ऑन। जैम्स कैन बी फाउंड इन दिस रॉक। और इसी वजह से इसमें जर्म्स जो होते हैं वो भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, लुक एट द दिस फॉसिल फ्यूल्स दिख रहे हैं आपको, पेड़ पौधों के जीवाश्म दिख रहे हैं, प्लांट्स के फॉसिल्स दिख रहे हैं, है ना। तो ये सब मेटाफोरिक रॉक्स हैं। तो मेटाफोरिक रॉक्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और इनके खुद की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। दीज रॉक्स चेंज रिमेन देयर ओरिजिनल पोजिशन, ये अपने ओरिजिनल पोजिशन से चेंज हो जाते हैं। इट इज़ हार्ड और हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनके खुद का जो होता है ये बहुत ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, ऊंचे तापमान और दबाव के कारण ये बहुत ठोस हो जाते हैं। एंड दीज रॉक डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेसेस इन दैम, और इनमें कोई खाली जगह नहीं बचती है। अब हमने रॉक्स तो पढ़ लिए, टाइप ऑफ रॉक्स भी पढ़ लिए, तो अब इनके यूजेस क्या हैं भाई? जो रॉक्स हम पढ़ रहे हैं, मिनरल्स जो पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे डेली लाइफ में इनका क्या काम है? तो यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इन एशियन टाइम, रॉक्स वर यूज्ड टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। और एशियन टाइम में जो रॉक्स होती थी उनके टूल्स बनाए जाते थे। आपने पता है अर्ली ह्यूमन आपने पढ़ा होगा चैप्टर 6 में, है ना, क्लास 6 में, कि जो एशियन टाइम में जो ह्यूमन थे वो कैसे दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर एंड फूड। वो पानी और खाने की खोज में घूमते थे। तो उन्होंने वेपन्स किसके बनाए थे? टूल्स, है ना, वो पत्थरों के बनाए थे, रॉक्स के बनाए थे। एंड रॉक्स आर वाइडली यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। और ये जो कठोर शैल होते हैं ना, ये क्या बनाने में हेल्प करते हैं? ये सड़क, घर, इमारतें, इन सबको बनाने में भी इनका उपयोग होता है। और कई खेलों में करते हैं। और पत्थरों का इस्तेमाल तो जैसा हम ऑलरेडी बहुत सारे गेम में करते हैं ना। एंड मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम प्रोवाइड द सोर्सेस ऑफ पावर। और जो मिनरल्स होते हैं इनमें जो पाए जाते हैं कोल और पेट्रोलियम, जो कि पावर के सोर्सेज हैं। एंड केमिकल आल्सो फाउंड, और यहाँ पे केमिकल्स भी मिलते हैं। कैसे? सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं दे आर वेरी यूज टू मेकिंग फर्टिलाइजर, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स बनाने में भी होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना, फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, यानी खेती के लिए भी हमें ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। और इनको यूज़ करके हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का निर्माण भी कर सकते हैं। एंड सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम रॉक्स, और जो सॉइल होती है ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि सॉइल का निर्माण किससे होता है? रॉक्स से होता है। और रॉक्स जो होती हैं वो धीरे धीरे टूटती हैं, and it takes thousand and million years to make soil. अब रॉक साइकिल है, जैसे वाटर साइकिल होती है ठीक उसी तरीके से रॉक साइकिल भी होती है। द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक इनटू अनदर टाइप ऑफ अंडर सर्टेन कंडीशन। अब एक तरीके की रॉक जो होती है वो दूसरे रॉक को कुछ ना कुछ चेंजेस आती है, उनकी कंडीशंस चेंज होती हैं। वो कैसे? द कंडीशन इज अ साइक्लिक मैनर, और ये एक साइकिल के तौर पे अलग अलग तरीके से चेंजेस आता है। उसको हमने रॉक साइकिल का नाम दे दिया। द रॉक साइकिल हैज़ नीदर अ बिगिनिंग और नॉर एन एंड, जिसका कि कभी अंत नहीं होता। जैसे फूड चेन होती है ना, कि एक भी चीज़ अनबैलेंस हो जाए तो खराब हो जाता है ना, जिससे कि वाटर साइकिल होती है। ठीक उसी तरीके से रॉक्स की भी अपनी एक साइकिल होती है, और ना इसका कभी शुरुआत हुई है ना इसका कभी अंत हुआ है, ये लगातार चलती रहती है। इन दिस प्रोसेस द मैटर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नॉट लॉस्ट। इसी वजह से जो अर्थ क्रस्ट है वो आज तक कभी लॉस्ट नहीं हुआ है ना। कभी भी जो भूमि है, हमारे जो अपर पार्ट ऑफ द अर्थ है, वो कभी भी लॉस्ट नहीं हुआ है। इसीलिए हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर पाते हैं। सो द रॉक साइकिल ऑपरेट्स इन द फॉलोइंग वे। और ये किस तरीके से काम करती है? द हॉट एंड मॉल्टन मैग्मा फॉर्म इग्निशियस रॉक ऑन कूलिंग। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो मैग्मा है वो जैसे ही ठंडा होता है वो क्या बन जाता है? इग्निशियस रॉक्स में
इंक्लूड हो जाता है ठंडे होते ही। दीज इग्निशियस रॉक आर एक्सपोज टू डिफरेंट एजेंट्स ऑफ वेदरिंग, और जैसे ही वेदरिंग होती है, वेदरिंग किस तरीके से होती है, पानी है, हवा है, जानवर है, प्लांट्स हैं, है ना, पानी है, इन सब की वेदरिंग की वजह से इरोजन ऑफ द अर्थ होता रहता है, और इरोजन जब होता है तो सरफेस का यहाँ से मिट्टी हट जाती है। एंड द ब्रोकन रॉक्स permanents, they are transported one deposition to basin and the sedimentary rocks। और जैसा कि जो पानी होता है वो रिवर बेसिन्स के आसपास की जो मिट्टी होती है उसको भी बहा कर ले आता है, और जो ब्रोकन रॉक्स होती हैं वो भी टूट टूट कर बिखरती हैं। The leftover igneous rocks are newly formed sedimentary rocks are subjected to intense heat and pressure। और जो इग्निशियस रॉक होती हैं वो क्या होती हैं कि धीरे धीरे इनका जो प्रेशर है और जो हीट है वो इंटेंस होता है, और फिर ये मेटाफोरिक जो रॉक्स होती हैं ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, और ये टाइम के अनुसार चेंज होती रहती हैं। ठीक है, अब इसमें आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सेडिमेंट्री एंड मेटाफोरिक रॉक्स आर बरिड अगेन एंड मेल्ट टू फॉर्म मैग्मा। अब जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और जो मेटाफोरिक रॉक्स हैं ये बरिड हो जाती हैं, नीचे दब जाती हैं, और फिर ये किसमें वापस फॉर्म में आती हैं, मेल्ट टू फॉर्म मैग्मा। ये वापस मैग्मा के रूप में धरातल के ऊपर ज्वालामुखी से निकल आकर आती हैं। ठीक है, सो द मैग्मा अगेन कूल डाउन एंड फॉर्म इग्निशियस रॉक। और वापस जब मैग्मा ठंडा होता है तो ये ठंडा होकर क्या बनाता है, जैसे ये ठंडा हुआ वापस इग्निशियस रॉक बना देता है, और फिर वापस इग्निशियस रॉक वापस ब्रेक होती है। सो द थ्रू आउट द जियोग्राफिकल पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स रॉक एंड मिनरल्स हैव बीन चेंजिंग ड्यू टू द वर्किंग ऑफ द रॉक साइकिल। यानी समय के हिसाब से लाखों साल लग जाते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं एक रॉक मिनरल में चेंज होने में, और ये साइकिल लगातार चलती रहती है। तो आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि कुछ दिशाओं में एक दूसरे से चेंजेस होते रहते हैं, कैसे एक शैल दूसरे में चेंज होता है, और कैसे ये जो रॉक साइकिल होती है वो चलती है, कैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस बनता है। ठीक है, फिर आग्नेय शैल यानी इग्निशियस रॉक बन जाता है, फिर कैसे इग्निशियस रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है ना, और फिर वापस टेम्परेचर और प्रेशर से ये क्या बनता है, आग्नेय और अवसादी सेल और कायांतरित शैल बन जाता है। यानी इग्निशियस मेटाफोरिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ये। फिर क्या होता है, फिर वापस ये पिघलते हैं और मैग्मा का रूप लेते हैं, और फिर वापस ठंडे होकर इग्निशियस रॉक में चेंज हो जाते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ like and subscribe my channel. Thanks for watching this video.